डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जामियात में उर्दू तहकीक सीरीज़ में उर्दू के सिख शुअरा एक तज्ज़ियाती मुतालिया के हवाले से है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए लिखा गया ये मकाला सैयद नासिर हुसैन नकवी ने लिखा, जबकि इसके निगरान डॉक्टर मोहम्मद शकील खान थे। तो आइए कुछ इस मकाले का अहवाल बयान करते हैं। उर्दू अदब और शायरी का मजमूई जायज़ा लिया जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि सिख मज़हब और उर्दू ज़ुबान व अदब के इर्तिका ने एक साथ तश्कीली मराहल तय किए हैं। अगर एक तरफ पंजाब की सरज़मीन पर उर्दू की नशो व नुमा हुई है तो दूसरी तरफ उर्दू के पौधे को सिख मज़हब के गुरु साहबान और फिर उनके पैरो हजरात ने भी इसकी आबियारी की है। लेकिन उर्दू की तारीख़ में सिख शुअरा की ग्रां कदर खिदमात का जिक्र इस तौर पर सामने नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था, जबकि 15वीं सदी ईस्वी में बाबा गुरु नानक देव की शायरी और उनकी ज़ुबान ने न सिर्फ उस ज़माने में उर्दू ही को फ़रोग़ दिया बल्कि हिंदुस्तानी अदब को भी परवान चढ़ाया और उसे वक़ार बख्शा। उनके मुआसर शायरों में कबीर और कुली कुतुब शाह को उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़ में काबिल ज़िक्र समझा गया है, लेकिन बाबा गुरु नानक देव को वो अदबी मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो बजा दौर पर मुस्तहिक थे। इसी तरह जो अहमियत उर्दू शायरी में मुल्ला वजही और दूसरे हमअसरों को मिली वो गुरु अर्जन देव को नहीं दी गई, जबकि गुरु अर्जन देव किसी तरह अपने मुआसरीन से कम न थे। वली दखनी के अहद में गुरु तेग बहादुर और फजली के हमअसर गुरु गोबिंद सिंह को भी बहसीयत उर्दू शायर मुकाम देने में तामुल बरता गया है, जबकि ये हजरात भी अहद साज और कोना मश्क शायर थे जो अपने हमअसरों ही के तर्ज और अंदाज में शेर कहते रहे हैं। मज़कूरा बाला सिख गुरु साहबान और शायरों के बाद के अहद में भी यानी 18वीं 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी तक सिख शायरों को तारीख़ उर्दू अदब में काबिल ज़िक्र नहीं समझा गया। चुनाचे इसी ख्याल के पेश नज़र हमारा ख्याल है कि ये मकाला लिखा गया है और सैयद नासिर नकवी ने इसीलिए ये मौजू चुना है। इस मौजू का तजिया करने के लिए मकाला नगार के सामने हसूल मवाद का मसला भी था और सिख शायरों के तख्लीकी कारनामों को पेश करने के लिए उनके हालात ज़िंदगी का मुहाकमा भी शामिल था। चुनाचे ये तहकीकी काम पंजाब की तारीख़ी, तहज़ीबी, समाजी, लिसानी और अदबी सूरत हाल के पेश नज़र जो तकरीबन 1000 बरस पर मुश्तमिल है वजूद पजीर हुआ है। इस काम के लिए मुतल्लिका हवाला जाती कुतुब की फराहमी के अलावा सिख शायरों के मतबूआ और गैर मतबूआ कलाम के मजमूए भी उनके ज़ेर मुतालिया रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब का मुतालिया भी किया गया और पंजाब की तारीख़ से मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ मज़ामीन, मुकाले और रिसाले भी देखे गए हैं। जहाँ तक पंजाब और उर्दू ज़ुबान व अदब के बाहमी रिश्ते की बात है, इस सिलसिला में इस हकीकत से इनहराफ नहीं किया जा सकता कि उर्दू और पंजाब का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता है। यूँ तो मुख्तलिफ़ मुअर्रिख़ीन ने उर्दू की जन्मभूमि के लिए अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश, लेकिन महमूद शेरानी का ये नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है कि उर्दू पंजाब ही में पैदा हुई है। ये नज़रिया अपनी किताब पंजाब में उर्दू के ज़रिए 1928 में पेश किया था। 1928 से 1993 तक यानी 65 बरस के दौरान मुख्तलिफ़ मुअर्रिख़ीन उर्दू ने शेरानी के नज़रिए से इख्तलाफ कुछ ज़्यादा और एतराफ़ कम ही किए हैं, लेकिन मुअर्रिख़ीन के इख्तलाफी नज़रिए इस कदर मुदल्लल नहीं हैं जिस कदर मुदल्लल नज़रिया शेरानी का है। मकाला निगार हमारे यानी इस मकाले के जो लिखने वाले हैं उन्होंने इस मकाले में मुख्तलिफ़ नज़रियात का तज्ज़िया किया है, यानी कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। इस तरह ये मकाला तारीख़ ज़ुबान उर्दू की तजदीद भी है और 1993 तक का और 1993 तक का एक तज्ज़ियाती मुतालिया भी पेश करता है। मकाले के दूसरे बाब में पंजाब की शायरी का तज्ज़िया किया गया है और ये बात ख़ास तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है कि उर्दू शायरी में जितनी भी नई तहरीकें उभरी और तारीख़ ज़ुबान उर्दू का जुज़्व बनी, इन सब की बुनियाद पर पंजाब ही की सरज़मीन रही है।
صوفیانہ شاعری سے انجمن پنجاب کی تحریک تک اور اورینٹل کالج لاہور سے دارالترجمہ لاہور تک، جس سے مولانا محمد حسین آزاد اور حالی وابستہ رہے اور موضوعاتی نظموں کا آغاز ہوا۔ پنجاب کا اردو کی پرورش میں اہم کردار رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے تانے بانے بھی پنجاب سے مربوط نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت اسماعیل پانی پتی کی کتاب سر سید کا سفر نامہ پنجاب سے دیا گیا ہے۔ 20ویں صدی میں جب اردو شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پوری صدی مختلف حالات سے بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ 1901 سے 1935 تک کے جن حالات کا اثر قلمکاروں کی تحریروں پر مرتب ہوا، وہ تحریک آزادی کا قومی جذبہ بھی تھا اور عالمی جنگوں کا تجربہ بھی۔ 1935 سے 1947 تک نیا حوصلہ تھا جو مہاتما گاندھی کے جہاد آزادی کے ساتھ عوام میں نظر آیا، اور 1947 میں مجدہ آزادی کے ساتھ تقسیم ملک کا حادثہ ہے جسے اہل پنجاب نے بہت قریب سے جیلا۔ یہ تمام حالات پنجاب کے شاعروں کی شاعری میں آئینہ کی طرح نظر آتے ہیں۔ ناشر نقوی کے اس مقالے میں ان حالات کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور اس تجزیہ کی روشنی میں اردو کے سکھ شعراء کے کلام کو تجزیاتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس انداز سے پنجاب اور سکھ شاعروں کا پہلی بار تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک اردو کے سکھ شعراء کے تذکرے اور کلام کے تجزیے کی بات ہے، اس کے لیے مقالہ نگار نے پورے وثوق سے کہا ہے کہ اس مقالے میں پہلی بار اردو کے 85 سکھ شاعروں کو پیش کیا گیا ہے اور 63 شاعروں کے کلام اور ان کی حیات سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ مقالے میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اردو دنیا کو سکھ مذہب سے بھی حتی المقدور روشناس کرایا جا سکے۔ اس سلسلہ میں مقالہ نگار نے سکھ مذہب کی اہم تاریخوں کا بھی مطالعہ کیا اور گرو گرنتھ صاحب کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس مطالعہ سے مقالہ نگار نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سکھ مذہب کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کی بنیاد میں شاعری کا اہم رول ہے۔ موضوع کے فطری تقاضوں کی روح سے اس مقالے کی ترتیب اور تبویب میں بنیادی طور پر 5 باب قائم کیے گئے۔ 5واں باب اختتامیہ کے عنوان سے ہے، جس کے تحت مقالے کا خلاصہ اور تحقیق کے پہلو واضح کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا کچھ احوال سید ناشر نقوی کے لکھے ہوئے مقالے اردو کے سکھ شعراء ایک تجزیاتی مطالعہ۔ اس مقالے کے نگران ڈاکٹر محمد شکیل خان تھے اور یہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے لیے لکھا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔